हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हैं अपनी सुपर 10 क्लास के साथ, जो हमारी एसएससी एमटीएस के लिए लगातार सुपर 10 आ रही थी। वहां पर लगभग बीच में मेरी कुछ क्लासेज नहीं आई हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्लासेज नहीं दी है। यहाँ पर देखो, मैं आज फिर आपके लिए अपनी एसएससी एमटीएस के लिए सुपर 10 की क्लास लेकर के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं सुपर 10, और सुपर 10 में आपको पता ही, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब 10 क्वेश्चन कराता हूं। और आप लोग एक काम करिएगा, मैं जितने भी ये 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो। करीब पूरे 10 क्वेश्चन एक बार देखा करो, और 10 क्वेश्चन देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करो कि सर मेरे इस सुपर 10 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। और यहाँ पर जो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो आप स्क्रीन पर दे रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट के एग्जाम में बहुत ही अभी पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1/4 और 1/9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जितने भी लेटेस्ट के एग्जाम हुए, ये मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो सबसे पहले मैंने कहा सोचा कि मैं आपको ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले मैं कवर करा दूँ। तो यहाँ पर देखो क्या मतलब होता है हमारा मध्यानुपाती का। 1/4 और 1/9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मध्यानुपाती का सीधा सा एक फंडा होता है। मध्यानुपाती का मतलब हमारा क्या होता है, जो हमारी दो वैल्यू दी होंगी, ए और बी का। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखो क्या करना होता है, प्यारा सा फार्मूला होता है मध्यानुपाती √a/b। तो वही काम आपको यहाँ पर क्या कर देना है, √a/b। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1/4 दिया हुआ है, इंटू b का मान कितना दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ है। ये हमें अंडर के अंदर कर देना है। यहाँ पर हम देखो मान निकालेंगे, मान हमारा कितना आएगा, 1/2 आएगा, बाहर निकालेंगे 1/3 आएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना हो जाएगा, 1/6। 1/6 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो आपसे यहाँ पर तृतीयानुपाती पूछा जाता है, चतुर्थानुपाती पूछा जाता है। मैंने इस क्वेश्चन के साथ में वो भी क्वेश्चन ले रखे हैं, जिससे कि ये वाला पार्ट आपका पूरी तरह से क्लियर ही हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तृतीयानुपाती का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन एक साथ में ले रखे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मध्यानुपाती पूछा जाए या तृतीयानुपाती पूछा जाए या चतुर्थानुपाती पूछा जाए, तो वो आपसे बच करके नहीं जाएगा। अब देखो तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बता दूँ, थोड़ा सा प्यारा सा तरीका बता दूँ। उसके बाद आपको देखो इसका मैं सोल्यूशन भी दे दूंगा। आप सॉल्यूशन देना एक अलग बात है, और आपके माइंड में हमेशा के लिए वो तरीका बिठा देना वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर मैं केवल सॉल्यूशन देने पर ही फोकस नहीं करता हूँ कि मैं आया यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखा और 2 सेकंड में उसको उड़ा दिया, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। बेशक मेरे बताने में, मेरे करने में यहाँ पर 2 से 3 मिनट लग जाएं, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर के उड़ा दें, तब मेरे पढ़ाने की यहाँ पर तारीफ है। मैं तो यहाँ पर बताऊँ ऐसे 1 सेकंड में ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। अरे क्या मतलब रहा बताने का, जब आपके समझ में ही ना आए। और मैं बता भी दूं आपके समझ में आ जाए बस 2, 4, 5, 10 दिन के लिए, उसके बाद फिर आप भूल जाओ, तो ऐसे तरीके से क्या मतलब। अब यहाँ पर देखो, जब भी यहाँ पर जैसे कि मैंने मध्यानुपाती का आपको मैंने प्यारा सा तरीका बताया √a/b, तो आप मध्यानुपाती का वो फार्मूले के रूप में उसको याद रखोगे। तो ऐसे तृतीयानुपाती के रूप में भी मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, उसको आप हमेशा याद रखोगे। जैसे तृतीयानुपाती का मतलब होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका मतलब समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक वैल्यू मैंने ए ले ली, एक वैल्यू मैंने बी ले ली, एक वैल्यू मैंने सी ले ली, और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 2 वैल्यू हैं, आपने 3 वैल्यू ले ली। मैंने 3 वैल्यू इसलिए ली है, तृतीयानुपाती का मतलब आपको सी का मान बताना है।
दो वैल्यू एग्जाम में देखो दो ही वैल्यू दी होंगी, क्वेश्चन में दो ही वैल्यू दी होंगी, जैसे यहाँ पर 18 और 36 दी हुई हैं। लेकिन मैंने तृतीयानुपाती सी इसलिए ले रखा है कि आपको सी का मान बताना है और आपको फार्मूले के रूप में मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सी इक्वल टू मतलब सी आप लोग याद कर लोगे, सी इसका मतलब क्या है, ये तृतीयानुपाती है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको आप फार्मूले के रूप में रट लोगे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सी बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो तृतीयानुपाती सी मतलब तृतीयानुपाती हो गया। तो यहाँ पर बी का मान कितना है, देखो 36 है। तो 36 का होल स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 अपॉन में आपका ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, 18 दूना 36 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो चतुर्थानुपाती का दिया हुआ है। अगर देखो अब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरी लगातार आपको अब क्लासेज मिलने वाली हैं। उन सभी क्लासेज के माध्यम से आपके मैं डाउट को क्लियर करूँगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन है कि 12, 16 और 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी देखो मैं आपको एक फार्मूले के रूप में बताऊंगा, जिससे कि ये भी आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जैसे ए कामा बी कामा सी कामा डी, क्या ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती। तो यहाँ पर देखो मैंने डी फिर से मान लिया। तो डी का मतलब आप क्या मान लो, ये हमारा क्या है, चतुर्थानुपाती है। हमें डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। अब देखो सी हमारा कितने नंबर पर आता है, ABCD में 3 नंबर पर आता है तो तृतीयानुपाती। डी हमारा कितने नंबर पर आता है, 4th नंबर पे आता है, 4 नंबर, तो चतुर्थानुपाती। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू सी अपॉन ए। बस इतना आपको याद रखना है, D इक्वल टू BC अपॉन ए। आपको यहाँ पर मान रख देना है। अब देखो D इक्वल टू BC अपॉन ए, तो यहाँ पर BC आपका ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो BC आपका ये हो गया 16 इंटू 18 अपॉन ए कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर हम देखो आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है और 2 यहाँ पर हुआ 8 हुआ। यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। 24 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपके ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। जिससे कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए अब आपसे बच करके नहीं जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सुपर 10 में 3 क्वेश्चन तो आज के यही हो गए। उसके बाद 7 क्वेश्चन आप टाइप के भी देखोगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, सभी मैंने यहाँ पर सुपर 10 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन ले रखे हैं। तो उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी औसत चाल आपसे पूछी जाए, आप औसत चाल बराबर एक बात अपने माइंड में हमेशा के लिए रट लोगे। क्या बात रटोगे, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, हमेशा जब भी एग्जाम में लिख के आए औसत चाल ज्ञात कीजिए, आपके माइंड में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पर हमें कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लगाने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं आपको बेसिक से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख करके नहीं दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कुल दूरी निकालनी है, तो रमेश ने क्या किया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक चलता है। आप क्या करोगे, कुल दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। बहुत ही प्यार से लिखोगे, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल हमारी कितनी दी हुई है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर
पर आपने 25 लिख लिया। गुणित समय हमारा 30 मिनट सर दिया हुआ है, हाँ मैंने गुणित 30 लिख लिया। अब ये समय तो हमारा मिनट में दिया हुआ है, इसको हम 60 से भाग देंगे, हाँ बिल्कुल 60 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30/60 हो जाएगा। तब आप यहाँ पर दूरी निकालोगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल इन तरीक़ों से नहीं लगाना है। थोड़ा सा आप बिल्कुल अब स्मार्ट तरीके से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जैसे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप यहाँ पर जब चाल को पढ़ते हो ना, चाल को पढ़ने का अपना नज़रिया बदल दो। रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ, 25 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितनी देर ये चल रहे हैं, 30 मिनट तक चल रहे हैं। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, या आप कहो 60 मिनट में 25 किलोमीटर। 60 मिनट में ये 25 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अरे 60 मिनट में 25 किलोमीटर तो 30 मिनट में 12.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखो 12.5 किलोमीटर। तो इन्होंने इतनी दूरी, तो हमें देखो यहाँ पर टोटल दूरी लेनी है, कुल दूरी। तो एक दूरी तो इन्होंने ये वाली कवर की 30 मिनट में 12.5 किलोमीटर। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, प्लस अब यहाँ पर देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट और चलते हैं। अब यहाँ पर भी देखो आप क्या करोगे, दूरी निकालने के लिए कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 40 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में, मतलब कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 40 किलोमीटर जा रहे हैं। 60 मिनट में 40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप साइड में लिख भी सकते हो। देखो 60 मिनट में ये कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 40 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 3 से इधर भाग दे दूं तो 3 से हमें इधर भी देना होगा। तो मतलब यहाँ पर आपका देखो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखो स्पेस कम है तो मैं इधर बता दे रहा हूँ, आगे बता दे रहा हूँ। 3 से इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 20 मिनट आएगा, 20 मिनट आएगा। अब यहाँ पर 20 मिनट इक्वल टू यहाँ पर 40/3 किलोमीटर, 40/3 km। तो जो ये 20 मिनट में दूरी तय करेंगे कितनी कवर करेंगे, 40/3 किलोमीटर की। अब यहाँ पर आप देखो फार्मूला लगाओगे, दूरी बराबर चाल गुणित समय। हम यहाँ पर समय को चेंज करें कि चाल को चेंज करें, आप डायरेक्ट इस तरह से लगाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बहुत ही चंद समय में ऐसे क्वेश्चन हमारे होंगे। तो यहाँ पर देखो एक दूरी मैंने 12.5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कवर की है, और दूसरी डिस्टेंस यहाँ पर मैंने 40/3 किलोमीटर की यहाँ पर कवर की है। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या, यहाँ पर औसत चाल, यहाँ पर देखो औसत चाल मैंने नहीं लिखा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पर हमें टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है। एक टाइम इन्होंने यहाँ पर 30 मिनट के लिए लिया है, और एक टाइम इन्होंने यहाँ पर 20 मिनट के लिए लिया है। बस इतना इन्होंने टाइम लिया है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो थोड़े समय के लिए मैंने आपके ऑप्शन क्लोज कर दिए हैं, थोड़ा सा स्पेस कम था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो हमें ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर 12.5 प्लस यहाँ पर 40/3 आया है, और यहाँ पर 30 और प्लस 20। यहाँ पर देखो ये हमारा किलोमीटर में है और ये हमारा टाइम किस में है, मिनट में है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना आ चुका है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 36 3 5 15, तो यहाँ पर 37.5 हो जाएगा, और प्लस हमारा ये 40 हो जाएगा। इतना हमारा ये हो जाएगा। और नीचे जो हमारा ये टाइम आया है 30 20 कितना आया है, 50। अब 50 को हम 60 से भाग देंगे, तो इसको हम इधर रिवर्स करके लिख लेते हैं। तो हमारा 60 बटे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 3 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमारा कितना हो जाएगा, 40 30 70 77.5, और यहाँ पर अपॉन में 5 है, और यहाँ पर ऊपर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देखो अब हमारा कितना आ चुका है, हम 5 से काट भी सकते हैं। पहले देखो हम यहाँ पर 2 से गुणा करा दें, 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आ चुका है 155। 155 को हम यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना आ चुका है 31। हमारी औसत चाल जो आ चुकी है वो आ चुकी है 31 किलोमीटर प्रति घंटा। 31 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो आपको मैंने लगाया है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर आप इन स्मार्ट तरीके से नहीं लगाओगे, मैंने यहाँ पर जैसे कि कुल दूरी निकाली है, अब कुल दूरी को आप दोनों यहाँ पर डिस्टेंस को निकालोगे, दोनों डिस्टेंस के लिए फार्मूले का प्रयोग करोगे, दूरी बराबर 4 गुणित समय, दूरी बराबर 4 गुणित समय, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो बिल्कुल यहाँ पर चंद समय में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इसका मैं आपको उतना ही लाजवाब तरीका भी बताने वाला हूँ। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व बतख हैं, अगर सर गिने जाएं तो 180 हैं और अगर पैर गिने जाएं तो 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ोगे कि जो आपके यहाँ पर पैर दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं, अब देखो यहाँ पर पैर कितने दिए हुए हैं 448, पैर कितने दिए हुए हैं 448, और पैर को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा, 224 आ जाएगा जब यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी डिवाइड करने के बाद आता है, और यहाँ पर जो आपके सिर दिए हुए हैं 180, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार जो मैं आपको बता रहा हूँ बस सीख लेना और चंद समय में आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके पैर दिए हुए हैं 2 से भाग देना है, जो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आता है, जो आपका आंसर आता है, यहाँ पर देखो 224 आया, उसमें यहाँ पर सिरों की संख्या को घटा देना है, क्या करना है माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 12 में हमारा 8 गया तो कितना बचा यहाँ पर 4। ये यहाँ पर जो संख्या आएगी, यहाँ पर देखो क्या आया है 44, मतलब 44 आया है, तो यहाँ पर जो ये संख्या आएगी ये हमारे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या गया है, चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या, तो हिरण के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, मतलब हिरणों की संख्या कितनी हो गई 44, 44 विल बी राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पर सर हमसे पूछ दिया जाता बतखों की संख्या, तब हम क्या करते, अरे मेरे दोस्त यहाँ पर देखो 180 तो दिया हुआ है, अब सर कितने दिए हुए हैं 180 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपकी निकलेगी वो हमेशा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकलेगी। अब यहाँ पर अगर आपसे 4 पैरों वाले नहीं पूछे जाते, 2 पैर वाले यहाँ पर मतलब बतख की संख्या पूछ दी जाती, तो यहाँ पर जो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आई है 180 में माइनस कर देते हमारे 2 पैर वाले की, 2 पैर वाले जानवर की संख्या आ जाती है, 2 पैर वाले पक्षी की संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर हमारी ये बतख की संख्या आ जाती, तो यहाँ पर 180 में 44 को माइनस करते तो हमारी ये किसकी संख्या आती, बतख की संख्या आ जाती। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको यही तरीका फॉलो करना है, चंद समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज का बहुत ही फेमस क्वेश्चन दिया हुआ है, किशन की आय राधा की आय से 20% कम है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, किशन की आय राधा की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर तो राधा की आय किशन की आय से कितने % ज़्यादा होगी ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जब क्लास में बैठ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता था, जैसे ही हमारे टीचर्स, ऐसा हमारे अध्यापक यहाँ पर, हमारे गुरु यहाँ पर जैसे ही वो बोलते थे कि किशन की आय राधा की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर हम क्या कहते थे, सर 25% विल बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बच्चे हंसने लगते थे कि किशन की आय राधा की आय से 20% कम है, अभी पूरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ और उसका आंसर भी आ गया, ये कैसे होता है।
तो ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखो श्योर होते हैं परसेंटेज में कि किशन की आय राधा की आय से 20% कम है, तो आगे आपसे यही पूछा जाएगा कि राधा की आय से किशन की आय, राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ये बात क्लियर होती है परसेंटेज के क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा ही जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हाँ चलो ये बात पूछा जाता है, तो ये बात आप कैसे कह सकते हो कि एक ही लाइन इतनी ही बात आपसे यहाँ पर कही गई, मान लिया कि आगे हाँ यही पूछा जाएगा कि राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप इतनी ही लाइन पढ़ करके कैसे आप सोल्यूशन दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप भी ऐसा सोल्यूशन दे सकते हो। 20% कम है, तुरंत यहाँ पर क्या लिखना, 20, यहाँ पर ऊपर 20% की बात कही गई है, 20 लिखना, और 20% कम कहा गया है तो नीचे आप 100 में से 20 घटा करके लिख देना, इंटू 100 कर देना, और वही आपका आंसर आ जाएगा 25%। ये बिल्कुल श्योर बात होती है। अगर यहाँ पर होता 20% अधिक है तो आगे आपसे पूछा जाता तो राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो वहाँ पर तब कम पूछा जाता, तब यहाँ पर आप क्या करते, तो 20% अधिक है तो ऊपर आपको 20 ही लिखना था और नीचे 100 में से 20 जोड़ देना था, तो यहाँ पर 20/120 लिखते, इंटू 100 करते, तब यहाँ पर कितना आ जाता 6, यहाँ पर हो जाता 16 सही 2/3%। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते पढ़ते बस देखते देखते टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखो आपसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछ दिया जाता, आपके मन में ये भी तो हो सकता है कि सर 20% की बात ना करते यहाँ पर कह देते कि 14 सही 2/7% कम है, तो आप फ्रैक्शन से भी आसानी से लगा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो मैं आपको फ्रैक्शन से ही करके बता दूं, किशन की आय राधा की आय से 20% कम है। यहाँ पर देखो किशन है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्लो तरीके से समझा दूं अगर आपको डाउट है। किशन की आय राधा की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर देखो आप 20% का फ्रैक्शन मान निकालोगे, कितना होगा 1/5 होगा। किशन की आय राधा की आय से 20% कम है, मतलब राधा की आय अगर 5 है तो किशन की आय कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू पूरी 100% होती है और ये वाली वैल्यू हमारी 20% जो यहाँ पर कही गई है। तो अगर राधा की आय हमारी 100% है तो इनकी ये कितनी हो जाएगी, किशन की 80% हो जाएगी। तो यहाँ पर अब देखो हमारा ये 100% का मान लिखा हुआ है, अब यहाँ पर 80% का मान हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला 1 इस 5 में घटाओगे, अब ये वाला 20 इसमें 100 में घटाओगे तभी तो आएगा 80%, अब ये वाला 5 इस 1 में घटाओगे तभी तो आएगी 80% की वैल्यू 4। तो यहाँ पर किशन की आय कितनी हो गई 4 और राधा की आय हो गई कितनी 5। अब आपसे पूछा जा रहा है राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है 1 ज़्यादा है। और परसेंटेज वृद्धि मैंने आपसे कहा था, जो भी लड़का मेरी लगातार क्लासेज को देखता है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात बता रखी है, क्योंकि अच्छे बच्चों का यहाँ पर डाउट हो जाता है। जब भी ज़्यादा की बात कही जाए, अधिक की बात कही जाए, दो वैल्यू में डिफरेंट करके आपको कहा जाए कि परसेंटेज वृद्धि बताइए, पर कितने प्रतिशत अधिक है वो ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत ज़्यादा है वो ज्ञात कीजिए। ये सब एक ही बात है, अधिक, ज़्यादा, वृद्धि, ये सभी एक ही बात हैं। तो यहाँ पर आप बीच का डिफरेंस निकालोगे, कितने प्रतिशत ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। नीचे आपको 4 लिखना है या 5 लिखना है, यही आपका कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब भी वृद्धि, अधिक, ज़्यादा, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया जाए, नीचे आप तुरंत क्या कर दोगे, 4 लिख दोगे, छोटी वैल्यू लिख दोगे। इन दो में से जो हमारी छोटी वैल्यू होगी वो लिख दोगे। कुछ आप यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर सोचो विचारोगे नहीं, जो यहाँ पर दो वैल्यू में आपको छोटी वैल्यू दिखाई देगी वो आप लिख दोगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करा दोगे, 100 से। कितना आ गया, 25%, जो मैंने ऑलरेडी देखो आपको ऊपर ही निकाल करके दिखा दिया था। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कवर कर लेना। अब ये तरीका आपको सीखना यहाँ पर क्यों आवश्यक है, अगर यहाँ पर ये बात, जैसे अभी तो यहाँ पर साधारण वैल्यू 20% की बात कही गई है, अगर यहाँ पर आपसे कह देते 16 सही 2/3% कम है, 14 सही 2/7% कम है, 66 सही 2/3% कम है, 33 सही 1/3% अधिक है,
तो यहाँ पर आपको ये तरीका आना चाहिए। फिर यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने कहा था अगर 20% अधिक हो तो ऊपर आपको 20 ही लिखना है, लेकिन अधिक और कम यहाँ पर केवल देखना है। अगर कम है तो 100 में घटा करके, अधिक है तो 100 में जोड़ करके इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कवर कर लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्शन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी देखो मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लासेज लेकर के आऊँगा, एक एक क्लासेज को देखना। जो आप लोग हज़ारों रुपए दे करके पेड कोर्स में परचेज करते हो, मैं आपको बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन और स्मार्ट तरीके बिल्कुल यूट्यूब पर ही देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरी SSC MTS के लिए सुपर 10 की क्लास चल रही है, और यहाँ पर मैं बहुत ही जल्द आपके लिए फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से बिल्कुल बेसिक से मैथ को स्टार्ट करने वाला हूं, और वहां पर बिल्कुल हर एक तरीके, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो वो मेरी सारी क्लासेस लेना और अपनी मैथ में 4 चांद लगा लेना। यहां पर देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्शन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना होता है। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से आपको उसका सलूशन देना है। यहाँ पर देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखने में देखो काफ़ी भारी और भरकम लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जब मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास लूँगा, यहाँ पर इलेक्शन के मैं 1 से 2 टाइप, 2 से 3 टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, और वहाँ पर 2 से 3 तरीके भी बताऊँगा, जिससे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, मैं ऐसा नहीं आपसे बताऊंगा कि मैं एक ही तरीका बताऊंगा सारे इलेक्शन के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूं। अगर जहां पर अधिक तरीकों की आवश्यकता है, हमें तरीके अच्छी तरीके से 2 से 3 तरीके पता हैं, तो वहां पर मैं बिल्कुल आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा। और जिस क्वेश्चन के लिए जो तरीका लगाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिस क्वेश्चन के लिए जो तरीका लगाएं जितनी जल्दी आंसर आ जाए, तो बिल्कुल वो तरीका आप उसी क्वेश्चन में फॉलो करो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने एक तरीका पकड़ लिया, चाहे उसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगे, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन है हम तरीका अपना वही लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वहाँ पर जो तरीका हमारे लिए अच्छा होगा और जिस क्वेश्चन के लिए जो तरीका अच्छा होगा, बिल्कुल वो तरीका मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो तरीका अच्छा है, मैं वही तरीका यहाँ पर देखो आपको बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लिया कि हमारे कुल मत कितने हैं, 100 हैं, टोटल मत हमारे कितने हैं, 100 हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो माना कि हमारे 20% वोट ये अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित होने का मतलब आप समझते हो ना, कि जैसे कि जब हम वोटिंग करने जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि हमारे गांव में, अगर आप लोग गांव के रहने वाले हो या कहीं पर भी के रहने वाले हो, तो यहाँ पर जो हमारे मत पड़ते हैं, पहले हमारे पर्ची से मत पड़ते थे, आज भी हमारे गाँव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो वहाँ पर पर्ची से हमारे मत पड़ते हैं। तो वहाँ पर पर्ची में लोग क्या करते हैं, कहीं मोहर लगाया तो कहीं का 2 निशान में हमारी मोहर लग गई, और किसी ने नहीं ध्यान दिया, मोहर लगा दिया, स्याही यहाँ पर मोड़ यानी कि मोड़ करके पर्ची हमारी डाली जाती है, उसमें दोनों तरफ से स्याही लग गई, तो ऐसे मत हमारे अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 20% मत हमारे, देखो टोटल मत मैंने 100 माना, 20% मत हमारे अवैध घोषित हो गए, बचे कितने हमारे 80 मत बचे। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो जीतने वाला है वो 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। अब 80 मत हमारे बचे हुए हैं और 70% हमारा कौन प्राप्त कर रहा है, 70% मत हमारा जीतने वाला प्रत्याशी प्राप्त कर रहा है। तो अगर हम 80 का 70% निकालें तो 8 सत्ते 56, हमारा 56 आएगा। कितना आएगा, 56। मतलब जो हमारा जीतने वाला प्रत्याशी है उसने कितने मत प्राप्त कर लिए, 56। अब 80 मत तो टोटल हमारे वैध पड़े ही थे, जिसमें से एक प्रत्याशी ने हमारे 56 मत प्राप्त कर लिए हैं, तो दूसरे को अब बचे शेष मत अब दूसरे वाले को मिले होंगे। तो दूसरे वाले प्रत्याशी को कितने मत यहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24।
24 मत ये हमारे दूसरे प्रत्याशी को मिले हुए हैं। अब आपसे देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 96 मतों से जीतता है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो ये कितने मतों से जीते हैं। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कितने मतों से जीते हैं, 6 में 4 गए तो हमारे 2 बचे, और यहाँ पर 5 में 2 गए तो हमारे कितने बचे, 3 बचे। तो हमारे अकॉर्डिंग इन्होंने 32 मतों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 96 और 00 इतने मतों से इन्होंने जीता। तो हम अपने अकॉर्डिंग तो चलेंगे नहीं, हमने एक तो मान लिया था, आपने पुट कर ली थी वैल्यू 100, हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो हमारी 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितने बार जाएगी, 300। तो 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 300। अब देखो आपको मान किसका चाहिए, यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। 1 इक्वल टू 300 आया, तुरंत यहाँ पर 100 का मान निकाल लिया, कितना हो गया, 30,000 हो गया। अरे यार पहले क्वेश्चन में तो देखो आपको निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो कुल मतों की संख्या भी पूछी जा रही है और वैध मतों की संख्या भी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आपको कुल मत आपसे यहाँ पर थोड़ा सा देखो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ही मत, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर तो दो ऑप्शन देते, तो यहाँ पर अगर टोटल मत आपसे पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 00 ये 00 ये 30,000 आपकी ये हमारे मत हो गए, टोटल मत हो गए। अगर यहाँ पर देखो अब यहाँ पर 30,000 तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर वैध मतों की संख्या, तो वैध मत हमारे कितने थे, 20% मत अवैध हो गए थे, तो यहाँ पर 80 मत हमारे कितने वैध थे। तो यहाँ पर 300 में हम कितने से गुणा कराते, 80 से गुणा कराते। जब हम 300 में 80 से गुणा कराएंगे 8 24 कितना आएगा, 24,000 आएगा। 24,000 हमारे ये क्या हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी ही आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वैध मत आपसे पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पर 24,000 क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और दोनों ही अपने आप में स्मार्ट तरीके हैं। दोनों ही अपने आप में कैसे तरीके हैं, स्मार्ट तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कवर कर लेना। पहला तरीका मैं आपको देखो बता रहा हूँ, जब भी यहाँ पर दिया हो चावल की कीमत में 10% की कमी। अब देखो 10% की कमी की वजह से एक परिवार में 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। चावल की कीमत में 10% की कमी हुई है, इसी वजह से उसको 50 ग्राम चावल ज़्यादा मिले हैं। 10% की कमी 50 ग्राम चावल ज़्यादा, 10% की कमी 50 ग्राम चावल ज़्यादा। सीधा संबंध हो रहा है 10% कमी का और 50 ग्राम चावल से। अगर ना 10% की कमी हुई होती ना 50 ग्राम चावल ज़्यादा मिलते, तो 10% का सीधा संबंध बन रहा है 50 ग्राम चावल से। तो यहाँ पर 50 ग्राम आपके ये चावल हो गए और यहाँ पर ये 10% की कमी। 10% का सीधा संबंध 50 ग्राम से और 100% का हम मान निकाल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 500 ग्राम। ये 50 ग्राम था ना, तो 500 ग्राम। अब यहां पर 500 ग्राम क्या है, बस अब यहां पर 500 ग्राम क्या आया है यही आपको सीखना है। जो 500 ग्राम आपका ये है, ये प्रारंभिक खपत है या वास्तविक अभी हमारी वर्तमान की खपत है, बस ये बात अपने माइंड में अगर आप बैठा लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 10% की कमी हुई थी तभी तो हमें 50 ग्राम चावल ज़्यादा मिल रहे थे। 10% की कमी ना हुई होती ना 50 ग्राम चावल हमें ज़्यादा मिलते। तो इसका मतलब जो हमारी ये 500 ग्राम वैल्यू आई है ये हमारी वर्तमान की वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू आई है, वर्तमान की वैल्यू आई है हमारी, कि 10% की कमी की वजह से 50 ग्राम चावल ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब वर्तमान में हमें 500 ग्राम चावल मिल रहे हैं और इसके पहले जब कमी नहीं हुई थी
तब हमें चावल कितने मिल रहे थे, तो इसका मतलब 50 ग्राम चावल हमें अब ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि 10% की कमी हुई है। तो इसका मतलब पहले जो हमें चावल मिल रहे होंगे वो हमें 50 ग्राम कम चावल मिल रहे होंगे। इसका मतलब जो हमें पहले चावल मिल रहे होंगे वो कितने मिल रहे होंगे, 450 ग्राम, मतलब 450 ग्राम। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक खपत, तो 450 ग्राम विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अगर आपके ये तरीका नहीं समझ में आया तो मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं, तो उस तरीके से आप लोग समझ लेना। और ये तरीका भी अपने आप में बहुत ही स्मार्ट तरीका है, चंद समय में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप वो तरीका भी सीख लो जो आपको यहां पर समझ में आए, वो आप फॉलो कर लेना। तो यहां पर देखो, जो नेक्स्ट तरीका है हमारा, वो तरीका क्या होने वाला है, चावल की कीमत में 10% की कमी। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। मतलब पहले चावल की कीमत कितनी थी, मान लिया कि 10 रुपये थी, अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। यहाँ पर रेशियो में देखो मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि पहले कीमत कितनी थी 10, अब कितनी हो गई है, 1 की कमी, क्योंकि फ्रैक्शन मान 1/10 होता है ना, तो उसमें 1 की कमी, तो 10 से कितनी हो गई, 9। चावल की जो कीमत हो गई है, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है, 9। तो ये हमारी हो गया, ये हमारा हो गया कीमत का रेशियो। कीमत का रेशियो यानी कि चावल की कीमत का रेशियो। अगर हम इस रेशियो को उलट दें, 9:10 लिख दें, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा मात्रा का रेशियो। ये हमारी कीमत का रेशियो हो गया और ये हमारी चावल की मात्रा का रेशियो होगा। जब भी किसी भी वस्तु की यहाँ पर कीमत दी हुई हो, अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो उसकी मात्रा का रेशियो आ जाता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो यहाँ से सीख लो। तो यहाँ पर इसका मतलब अब हमारा ये मात्रा का रेशियो आ चुका है। इसका मतलब पहले अगर मैं 9 ग्राम चावल यहाँ पर खरीदता था, तो अब मुझे चावल कितने मिल रहे हैं, 10 ग्राम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10% की कमी की वजह से एक परिवार यहाँ पर 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। हमारे अकॉर्डिंग हम पहले 9 ग्राम खरीद रहे थे, अब हमें कितना मिल रहा है, 10 ग्राम मिल रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो हमको 1 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें किसकी मात्रा चाहिए, प्रारंभिक खपत चाहिए। ये हमारी हो गई, देखो प्रारंभिक खपत, पहले हमें 9 ग्राम मिल रहा था, अब हमें कितना मिल रहा है, 10 ग्राम चाहिए। अब हमें कितना मिल रहा है, 10 ग्राम मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक खपत चाहिए ना, तो यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 9 × 45, 450 ग्राम। 450 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे वर्तमान खपत पूछी जाती तो वर्तमान में हमें कितना मिल रहा है, 10 ग्राम मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कराते तो यहाँ पर कितना हो जाता, 500 ग्राम हो जाता। तो दोनों अपने आप में स्मार्ट तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो तरीका आप लोग यहाँ पर कवर कर लेना। तो यहाँ पर 450 ग्राम विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भिन्न का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आंख बंद करके ये तरीका फॉलो करना, सेकंडों में आपका आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। आप भिन्न अपने माइंड में ही सोच लोगे कि भिन्न हमारी कितनी है, 100/100 है। क्या है, 100/100 है। नहीं सोच पा रहे हो तो यार लिख लो, 100 कितनी है, 100 है। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, 200% बढ़ा रहे हैं, तो 200 से हम 200% बढ़ाएंगे तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, 300% हो जाएगी, 300 हो जाएगी। और यहाँ पर 200% बढ़ाएंगे, कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो यहाँ पर और नीचे देखो हम क्या कर रहे हैं, और हर में कितना बढ़ा रहे हैं, 350%। तो 100 है, उसमें 350% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो जो हमारी भिन्न प्राप्त हुई है वो 5/12 प्राप्त हुई है। कितनी प्राप्त हुई है, 5/12 प्राप्त हुई है। तो वास्तविक भिन्न आपसे पूछी जा रही है, वास्तविक भिन्न आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 1 बराबर क्या करेंगे, 5/12 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 450/300। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पच्चे 15 और 3 चक्को 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके लिए 1 मिनट। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा 5 बचा, नीचे हमारा 8 बचा। तो 1 = हमारा कितना आ चुका है, 518 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2750, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाता है ये क्वेश्चन, और अब भी ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। क्योंकि यहाँ पर डाउट का मतलब क्या रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो उनको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो कहो, यहाँ पर बच्चे ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक याद करते हैं। अरे कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप क्या करना, कोई तरीका आपको याद ना है, तुरंत आप क्या करना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब हमारा सीपी, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब हमारा एसपी के बराबर है। तो मैंने बराबर कर दिया। अब देखो मैंने सीपी और रेशियो एसपी मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ। तो 00 से यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, उसके बाद देखो हम 25 से काट देते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्या आएगा 250 आया है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा। यहाँ पर 25 से कम 25 और 0, यहाँ पर 25 से कम 25, 2 25 से कम 25। तो यहाँ पर कितना आया हमारा 10/11 आ चुका है। कितना आया 10/11 आ चुका है। अब तो यार आपको खुलेआम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा सीपी रेशियो एसपी मैंने निकाला है, ये हमारा सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। सीपी मतलब क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 11 रुपये है। तो यहाँ पर अब आपको कौन सी प्रॉब्लम है कि मैं 10 की ला रहा हूँ, 11 की बेच रहा हूँ, तो हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, बटे नीचे क्रय मूल्य लिखूंगा इंटू 10 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या अब भी इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है? क्या हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरी आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि मेरी यहाँ पर आपको लगातार क्लासेज मिलने वाली है। उन सभी क्लासेज के माध्यम से आपके मैं डाउट को क्लियर करूंगा। और आज की क्लास यह मेरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बता देना, और ये भी बता देना आज मेरी सुपर 10 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल रामजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, इससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।